नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 फरवरी के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले व बहुत बड़े अपडेट की ओर। ट्विटर पर हो रहा सबसे ज्यादा बवाल, भारत विरोधी ट्वीट करने वालों को लाइक कर रहे उसी के सीईओ। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। खासकर ट्विटर पर इसके पक्ष विपक्ष में जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा होने के बाद से यह मांग जोर पकड़ने लगी है कि आखिर ट्विटर पर ही सबसे अधिक हंगामा हो रहा है। इस बात तो तूल इससे भी मिल रहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट की पत्रकार केरेन अतिया ने हाल में ट्वीट कर ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी से मांग की कि किसान आंदोलन को लेकर भी एक इमोजी बनानी चाहिए। हैरानी की बात है कि ट्विटर के सीईओ जैक भी केरेन के अकाउंट को लाइक करते हैं। ट्विटर पर लगातार फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर पिछले दिनों 250 से अधिक अकाउंट को बंद कराया गया था। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। किसान आंदोलन लेटेस्ट न्यूज। किसान आंदोलन के चलते हुआ 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, पड़े पूरी खबर। किसान आंदोलन की वजह से आम आदमी के साथ साथ सरकार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से तीसरी तिमाही में 10-20 करोड़ का नहीं बल्कि 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। उद्योग मंडल के अध्यक्ष संजय अग्रवाल का कहना है कि अब तक 36 दिन के किसान आंदोलन से 2020 से 21 की तीसरी तिमाही में 70,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान अनुमानित है। इसका कारण खासकर पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में आपूर्ति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होना है। दिल्ली एनसीआर को 27,000 करोड़ का नुकसान। वहीं दूसरी ओर कैट के मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली व एनसीआर को अभी तक 27,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया व राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि पंजाब, हरियाणा से दिल्ली आने वाले माल की आपूर्ति पर बड़ा फर्क पड़ा है। इन दोनों राज्यों से विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं देश के अन्य राज्यों से दिल्ली आने वाले सामान की आपूर्ति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव आया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज सप्ताह बाद हुई बढ़ोतरी। देखें प्रमुख शहरों का रेट। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक सप्ताह बाद गुरुवार को फिर वृद्धि दर्ज की गई। पेट्रोल का भाव देश की राजधानी दिल्ली में फिर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल 86.65 पैसे और डीजल 76.83 पैसे प्रति लीटर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई तेजी के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। पेट्रोल का भाव दिल्ली में 35 पैसे, कोलकाता में 32 पैसे, मुंबई में 34 पैसे और चेन्नई में 31 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली में 35 पैसे, कोलकाता में 33 पैसे, मुंबई में 37 पैसे और चेन्नई में 33 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। आम बजट 2021-22 में पेट्रोल और डीजल पर नए उपकर लगाए जाने पर हालांकि दाम नहीं बढ़े थे, मगर अब कच्चे तेल में तेजी से बने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में तेजी बनी हुई है। ब्रेंट का दाम $59 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर की दर से कृषि और बुनियादी ढांचा विकास उपकर एआईडीसी लगाने का ऐलान किया। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेवर एयरपोर्ट के लिए शुरू होगी मेट्रो की एक्सप्रेस लाइन। 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। दूसरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए यात्रियों को फ्लाइट के वक्त से थोड़ा पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है। ऐसे यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक में आती है। मेट्रो ट्रेन से सफर करने पर हर स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के चलते एयरपोर्ट पहुंचने में वक्त लगता है, लेकिन जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो ट्रेन से पहुंचने में बहुत ही कम वक्त लगेगा। दरअसल नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक्सप्रेस लाइन शुरू करने जा रही है। इस लाइन पर मेट्रो ट्रेन करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अफसरों की माने तो नोएडा को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए मेट्रो लाइन को पहले ही सरकार की अनुमति मिल चुकी है। इस लाइन पर ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक के लगभग 35 किलोमीटर लंबे रूट पर 25 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित थे। अब इस रूट को एक्सप्रेस लाइन में बदलने के चलते सिर्फ 6 स्टेशन ही बनाए जाएंगे। इसी बीच 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। बिहार के बाद इस प्रदेश ने किया बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। कोरोना काल में बिहार सरकार ने 2 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू कर दी है। ऐसे में अब दूसरे प्रदेश भी छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने में लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदिमलापू सुरेश ने बुधवार को घोषणा की कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए वार्षिक बोर्ड परीक्षा 7 जून से शुरू होगी और 16 जून तक चलेगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा, नियमित निजी, व्यावसायिक और अन्य उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं एकल सत्र में सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे तक होंगी। सुरेश ने कहा, परीक्षाएं 7 पेपरों के लिए आयोजित की जाएंगी, जिनमें से 3 भाषाएं हैं, 2 समूह विषय हैं और 2 विज्ञान के प्रश्न पत्र हैं, जहां विज्ञान के प्रश्न पत्रों को छोड़कर सभी परीक्षाएं 100 अंकों की होंगी। कोरोना वायरस महामारी के बाद परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में 35% की कमी की गई है, जबकि कक्षा 10 के छात्रों के लिए स्कूल का अंतिम दिन 5 जून को होगा। इसी के साथ में दोस्तों एलपीजी की कीमतों में भी बदलाव आया है। एलपीजी प्राइस, आम आदमी को महंगाई का झटका, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी, जाने नए रेट। केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई का एक और झटका दिया है। तेल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी के बीच सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा कर दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की बढ़ोतरी की है, तो वहीं कॉमर्शियल सिलेंडरों के दाम 6 रुपए घटाए गए हैं। नई दरें आज से ही लागू होगी। दाम बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में 14 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 732 रुपया हो गया है, जबकि पहले इसकी कीमत 707 रुपए थी। वहीं पटना में इसी सिलेंडर के दाम अब 817.50 रुपया हो गया है। इससे पहले तेल कंपनियों ने 1 फरवरी को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 19 किलो के दाम 190 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए थे। जिस दिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे, उस दिन घरेलू सिलेंडरों के दाम में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। हरिद्वार कुंभ में नहीं शामिल हो सकेंगे ऐसे लोग, उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। देश में कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, ऐसे में हरिद्वार में 27 फरवरी से कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से एक गाइडलाइंस बनाते हुए कुछ अनुरोध किया है, जिसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों, अतिसंवेदनशील व बीमार व्यक्तियों को मेले में नहीं जाने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से यह अनुरोध किया है। कोविड संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें भी ऐसी ही सलाह दी गई है। इसी बीच एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर, इस राज्य में नहीं मिला एक भी नया केस। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस पूर्वोत्तर राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 16,829 है। स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 16,764 हो गई। राज्य निगरानी अधिकारी एसएसओ एल जाम्पा ने बताया कि बुधवार को 2 और लोग संक्रमण मुक्त हुए, जिसके बाद स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 16,764 हो गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 99.61% है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी 9 मरीजों का उपचार चल रहा है और 56 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसी बीच फौजी गेम को लेकर भी बड़ी खबर है। अब दुनिया भर में खेला जाएगा मेड इन इंडिया गेम फौजी, ग्लोबली हुआ लॉन्च। लंबे इंतजार के बाद को भारत में 26 जनवरी को लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च के बाद से अब तक इसे लाखों बार डाउनलोड किया जा चुका है। वहीं अब ये गेम ग्लोबली रिलीज कर दिया गया है, यानी अब दुनिया भर में कोई भी इस गेम को डाउनलोड कर सकता है। गूगल प्ले स्टोर पर ये गेम अवेलेबल है। हालांकि अभी ये सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। आईफोन यूजर्स को इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। बजट फोन्स के लिए आएगा लाइट वर्जन। कंपनी के मुताबिक आने वाले महीनों में ये गेम iOS यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। हालांकि इसको लेकर अभी किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। फौजी का जो अभी वर्जन है, ये प्रीमियम और मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए है। वहीं कंपनी बजट स्मार्टफोन्स के लिए इसका लाइट वर्जन लेकर आएगी। इसकी भी तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। इसी के साथ में एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। गाजीपुर बॉर्डर से किलों की बेरिंग हटाने पर बोली दिल्ली पुलिस, हटाई नहीं, जगह बदली जा रही है। किसानों के प्रदर्शन स्थलों और उसके आसपास कई स्तर की अवरोधक सड़कों पर लोहे की कीलें, कटीले तार, सीमेंट के अवरोधकों के बीच लोहे की छड़ें लगाने, डीटीसी बसों एवं अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जैसी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी बीच गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर से मजदूरों को कीलें हटाते हुए देखा गया, जिसके बाद खबर आई कि कीलों को सड़क से हटाया जा रहा है। वहीं अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आया है कि कीलों को हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि उसकी जगह बदली जा रही है। दरअसल आने जाने वालों कीलों से दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद से कीलों की जगह बदलने का फैसला लिया गया। साथ ही दोस्तों, सऊदी अरेबिया की ओर से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। सऊदी अरेबिया ट्रैवल बैन, कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते सऊदी अरब का बड़ा फैसला, 20 देशों को किया बैन। विश्व के कई देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद सऊदी अरब ने बड़ा फैसला लिया है। सऊदी अरब ने वायरस के नए स्ट्रेन को रोकने के लिए भारत समेत 20 देशों के पर्यटन पर बैन लगा दिया है। सऊदी अरब ने अपने यहाँ केवल उन्हीं लोगों को आने की अनुमति दी है जो राजनयिक, स्वास्थ्य कर्मी और वहाँ के नागरिक है।
यानी कि अब केवल वही लोग सऊदी अरब में आ सकेंगे जो वहां के नागरिक हैं, राजनेता हैं और डॉक्टर या उनके परिजन हैं। सऊदी अरब ने ये आदेश 3 फरवरी से लागू कर दिया है। वहीं इस प्रतिबंध से कई भारतीय नागरिक प्रभावित हो सकते हैं जो वहां काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अल अरबिया ने सऊदी प्रेस एजेंसी के द्वारा कहा है कि सऊदी नागरिक, राजनयिकों, स्वास्थ्य चिकित्सकों और उनके परिवार जो उन निलंबित देशों से आ रहे हैं या फिर 14 दिन पहले तक वहां से हमारे यहाँ आए हैं, उन्हें कोरोना के बचाव की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसी के साथ में पीएम मोदी की ओर से भी बड़ा अपडेट है। चौरी चौरा शताब्दी समारोह में बोले प्रधानमंत्री, देश की एकता हमारे लिए सबसे पहले। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने के मौके पर देश आज से शताब्दी समारोह मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस शताब्दी समारोह की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश को कभी चौरा चौरी की घटना नहीं भूलनी चाहिए, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। चौरी चौरा के शहीदों के सम्मान में यह अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह समारोह साल भर चलेगा। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी, इससे एक बड़ा संदेश अंग्रेजी हुकूमत को दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल देश की आज़ादी के 75 साल के वर्ष की भी शुरुआत होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस घटना को इतिहास में सही जगह नहीं दी गई, लेकिन हमें उन शहीदों को सलाम करना चाहिए। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। एरो इंडिया 2021 आ रहा है आत्मनिर्भर भारत का डिफेंडर और डिस्ट्रॉयर, दुश्मन को आसमान से करेगा ध्वस्त। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चल रहे मेगा एयर शो एरो इंडिया में इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण हाल्का कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है, जिसके तहत भारत का पहला सेमी स्टेल्थ ड्रोन तैयार किया जा रहा है। ये भविष्य में आसमानी जंग का सबसे प्रमुख हथियार होगा। हालांकि अभी इसे विकसित करने का ही काम चल रहा है और एरो इंडिया में इसकी प्रतिकृति को उतारा गया है। सुरक्षा के भारी इंतजामों के बीच भी मिशन को अंजाम दे सकता है ड्रोन। इस सेमी स्टील्थ ड्रोन को वॉरियर का नाम दिया गया है, जो एक स्वदेशी हथियार निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है। यह ड्रोन मानव रहित होगा। इसे पूर्ण स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के साथ युद्ध मैदान में जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन के वायु क्षेत्र में तेजस के फाइटर पायलट के साथ मिलकर यह सुरक्षा के भारी इंतजामों के बीच भी मिशन को अंजाम दे सकता है। अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो वॉरियर ड्रोन को भारतीय वायुसेना के पायलट द्वारा उड़ाए जाने वाले तेजस लड़ाकू विमान के साथ संचालित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसी बीच पूरे देश के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत ने तेजस सहित 156 रक्षा हथियारों के निर्यात को दी मंजूरी, डीआरडीओ ने जारी की लिस्ट। मित्र देशों को अपने हथियारों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत ने गुरुवार को स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस, आर्टिलरी गन, विस्फोटक टैंक मिसाइल, एंटी टैंक माइंस अन्य के निर्यात को मंजूरी दे दी। कुल मिलाकर सरकार ने 156 रक्षा हथियारों उपकरणों के निर्यात को मंजूरी दी। इनमें 19 एरोनॉटिकल सिस्टम्स, 16 परमाणु जैविक रासायनिक उपकरण, 41 आयुध लड़ाकू सिस्टम, 28 नौसैनिक सिस्टम, 27 इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, 10 जीवन सुरक्षा आइटम, 4 मिसाइल सिस्टम, 4 माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, 7 अन्य मटेरियल शामिल हैं। यह सूची रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा जारी की गई। इससे पहले यह आकाश मिसाइल थी जिसे निर्यात के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग ब्रह्मोस वेपन सिस्टम निर्यात के लिए तैयार हैं। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है जो कम दूरी की एयर डिफेंस प्रदान करती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। बिजनेस सेंटिमेंट सुधरा, सर्विस सेक्टर में 11 महीने में सबसे बड़ी तेजी, लेकिन रोजगार में इजाफा नहीं। अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव सेंटिमेंट और डिमांड ग्रोथ की वजह से सर्विस सेक्टर के प्रदर्शन में सुधार दिख रहा है। कोविड वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद बिजनेस सेंटिमेंट में सुधार दिखा है और इसका असर सर्विस सेक्टर पर पड़ा है। इस वजह से जनवरी महीने में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ पिछले 11 महीने के टॉप पर पहुंच गई। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कंज्यूमर सर्विसेज में सबसे ज्यादा उछाल। IHS इंडिया सर्विसेज का बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जनवरी में बढ़कर 52.8 पर पहुंच गया, जबकि दिसंबर 2020 में यह 52.3 पर था। इस दौरान ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कंज्यूमर सर्विसेज में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज की गई। इन सेक्टर में नए ऑर्डर दर्ज किए गए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।